हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईओएस बोर्ड का जो है रिस्पिरेशन इन अ प्लांट। ये एनसीईआरटी 11वीं क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में जो है हम करेंगे कि जो है पादपों में किस प्रकार जो है श्वसन होता है। आपको पता है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर आपके लिए जो है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियमों का डोज लेके आया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपको हिंदी और इंग्लिश में समझने के लिए। ठीक है, इसमें जो है हम रिस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट जो है कैसे श्वसन क्रिया करती है और इसके लिए कौन कौन से फैक्टर जो है जिम्मेवार है। ठीक है, ये सब बातें होगी, लेकिन सब बातें होने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईओएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is fatty pyruvic acid is anaerobic respiration. Friend, you have already learned how to glucose is converted into the two molecules of pyruvic acid in the cytoplasm of a cell during to the glucolysis. In the presence of oxygen, pyruvic acid enter to the mitochondria and is the decarboxylated is a removal of carbon dioxide and dehydrogenated is a removal of hydrogen to acetyl as the COA. Acetyl COA is due to their connected to link between to the glucolysis and the next series of the reaction that yields more energy in the form of ATP. Acetyl COA can be also generated from to fat and protein. There is a Krebs cycle, or there a citric acid cycle. The acetyl CoA is their molecules entering through Krebs cycles that are taking place in the matrix of mitochondria. And detail of this cycle were to work out by Sri Hans Krebs in the 1930s. It is also known as the tricarboxylic acid cycle as the TCA cycle. There is a name of TCA cycle means tricarboxylic acid cycle. And a step of the Krebs cycle are flowing here show. The Krebs cycle is the most important for the BSc level to the geology student. There is a curve the 3C NAD. They convert to the NADH plus positive and formation of carbon dioxide. The acidic is carried by the coenzyme A. The coenzyme is the formation of two different categories, acetone COAC2 and oxalated to the CN means Krebs cycle. The here Krebs cycle is their formations is a citrate 6,6 is the formation of carbon dioxide and here NAD positive NADH plus H. There is a formation of alpha ketoglutarate. Alpha ketoglutarate is a 5C is a formation of CO2. There is a ATP also formation of here and the ADF is the FDH plus H
positive hydrogen, and there are two NAD is a formation of 2 NADH plus 2H. The oxalate is a 4C. Their circle is a completely rotate the clockwise to the next. There is a curve cycle is a simplified, and here the summary of this phase is a respiration is there are 2 ferric acid is a plus 8 NAD plus 2 FD plus 2 ADP is equal to as a 6 CO2 plus 8 NADH plus 2 FDH2 plus 2 ATP. There is a H carries as a NAD and the FD are derived from to the vitamin B complex and the are known as the coenzyme. The acetyl groups of 2 carbon enter to cycle by the combine with the acetylstate is a 4 carbon to form a citrate C6 carbon. This initially a citric acid cycle. As acetyl groups is a pass around to the cycle, their 2 carbon atom are lost in CO2 in 2 decarboxylations is a reaction and hydrogen is added to the hydrogen carry in 4 dehydrogenation reaction, resulting in the total of 3 NADH2 and 1 FDH2. The molecules. The one molecules of ATP is also made directly for every turn of the cycle. Remember that 2 acetose groups were made from 1 glucose molecules. As such a 2 turn of the cycle, the occur per a glucose molecules used. Oxygenators is regenerated at the end of the cycle, leading to the accept of another acetylse group. Thus, at the end of the citric acid cycle, there are a total of 10 NADH and there is a 2 FADH2. There are 2 FDH form the glucolysis. Note that all the hydrogen atom from the origin glucose are known the hydrogen carry NAD and FAD. And this hydrogen carry enter to the next phase known as the respiratory chain. The electron transport chain means ETC for the further release of energy. देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है कैवरेज चक्र अथवा जो है सैट्रिक अम्ल चक्र के विषय में जो है बहुत महत्वपूर्ण बातें को जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। कहते हैं ये चीज़ें जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और कई क्लासों में जो है ये इंपॉर्टेंट देखने को मिला है, चाहे वो बड़े क्लास में हो, बीएससी के बच्चे हों, ठीक है, या जूलॉजी बच्चे लेते हैं, उनमें भी जो है कैवरेज चक्र जो है सैट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन देखने को मिलता है। साथ में जो है ये 11वीं हो या +2 के बच्चों में भी ये साइकिल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान अपना रखता है। कहते हैं एसिटाइल जो है COA अणु जो है कैवरेज चक्र में प्रवेश करती है तथा ये क्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री यानी मैट्रिक्स में होती है। ये कहाँ होती है दोस्तों? मैट्रिक्स यानी अधात्री में जो मैट्रिक्स में होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। इस चक्र का विस्तृत विवरण जो है हैंस कैवरेज जो है 1930 इसमें दिया था, यानी इसका जो है प्रतिपादन किया गया था हैंस कैवरेज ने किया था, जो 1930 में किया था। तो इन्हीं के नाम से जो है इसका नाम कैवरेज चक्र रख दिया गया था। इसे जो है टैक्रोवैक्सलिस अम्ल चक्र अथवा TCA चक्र के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र या TSC के नाम से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है कैवरेज चक्र का जो है आपके समक्ष एक डायग्राम प्रस्तुत किया गया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। तो कहते हैं कि इसमें जो है हमारे समक्ष तो यहाँ पर जो है केविन चक्र के विभिन्न पदों को जो है आपके समक्ष जो है डायग्रामेटिक शो किया गया है। इसमें देखिएगा जो ऊपर जो है पाइरुवेट जो है 3C के रूप में है और इसमें NAD जो है NADH प्लस H हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो है रिलीज हो रहा है। कहते हैं एसिटाइल जो होती है 2C जो होता है कोई एंजाइम यानी A द्वारा ले जाया जाता है, जिसकी जो है यहाँ पर चक्र के रूप में दिखाया गया है। तो ये कैवरेज चक्र ही ये पूरी तरह से है। इसमें एसिटाइल जो है COA फॉर्म में होता है, उसके बाद सिट्रेट होता है 6C में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड NAD पॉजिटिव NADH प्लस H पॉजिटिव, फिर अल्फा कीटोगुल्टरेट जो होती है 5S के रूप में होती है और इसमें जो है CO2 ATP FAD, ठीक है, सारी चीज़ों का निर्माण होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। यहाँ पर केवल चक्र जो है सरलकृत रूप में यहाँ दर्शाया गया है, ठीक है। इसके जो है कुछ चरण हैं जिसके बारे में आपको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं सवाल कि इस चरण में जो है कुछ इस तरह से अभिक्रिया होता है, यानी आपको ये भी याद रहेगा तो काफ़ी कुछ जो है आप लिख सकते हो। 2 पाइरुवेट के जो है अम्ल है
प्लस 8 NAD के साथ जुड़ता है, प्लस 2 FAD जो होती है 2 ADP के साथ जुड़ता है। तो इस अभिक्रिया के जब होती है तो हमारे समक्ष जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड 6 CO2 का निर्माण होता है, प्लस 8 NADH का निर्माण होता है, प्लस 2 FADH2 का निर्माण होता है, और साथ में जो है 2 ATP का निर्माण भी इसमें संभव रहता है। तो कहते हैं हाइड्रोजन वाहक जो है NAD तथा FAD विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से उत्पन्न होती है तथा इनको ही एंजाइम कहते हैं। यानी जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स जो होती है सारे पेड़ पौधों में पाया जाता है, ठीक है। उसे कहते हैं एसिटाइल जो है समूहिक 2 कार्बन एक्सोलेसिटेट, यानी एक्सोसिलेटेट 4 कार्बन से जुड़कर 6 कार्बन युक्त सिटेट बनाता है। यहाँ से जो है स्टैटिक अम्ल चक्र का प्रारंभ होती है। जैसे जो है एसिटाइल समूह जो है चक्र में आगे बढ़ता है तो दो जो है कार्बोक्सिलीकरण यानी डी कार्बोक्सिलेशन क्रियाओं में 2 कार्बन अणु निकल जाते हैं तथा 4 जो विहाइड्रोजीकरण यानी विहाइड्रोजीकरण जो होती है क्रियाओं में हाइड्रोजन जो है वाहकों में जुड़ जाता है, जिसकी फलस्वरूप जो है 3 NADH2 एवं एक FADH2 अणु बनते हैं। कहते हैं प्रत्येक TCA चक्र के दौरान जो है ATP का एक अणु भी प्राप्त होता है। यह याद रखने योग्य है कि ग्लूकोज के एक अणु में एसिटाइल समूह के 2 अणु बनते हैं। अंततः जो है ग्लूकोज को जो है एक अणु के जो है इस्तेमाल हेतु TCA के 2 चक्र होते हैं। प्रत्येक चक्र के अंत में जो है ऑक्सोलोसिटेट का जो है पुनरुत्पादन होती है और अन्य एसिटेट जो समूह में जुड़ने के लिए ये सदैव ही तैयार होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। कहते हैं अंततः जो है सैट्रिक अम्ल चक्र के जो है अंत में NADH के 10 अणु और 2 अणु जो है ग्लूकोलाइसिस तथा 2 FAD2 का जो है ग्लूकोलाइसिस से प्राप्त 2 ADH के अणु में बनते हैं। अब इस प्रकार जो है आरंभिक ग्लूकोज से मुक्त हुए हाइड्रोजन आयन जो हाइड्रोजन वाहकों यानी NADH तथा FAD से जुड़ जाते हैं तथा ये हाइड्रोजन वाहक एक आगे की प्रवस्था में से श्वसन श्रृंखला में प्रवेश करते हैं और इस क्रिया से भी ऊर्जा ही मुक्त होते हैं। आगे हमारा जो है दोस्तों ETC के बारे में श्वसन श्रृंखला अथवा इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला देखते हैं क्या है इसमें। Here, respiratory chain is electron transport chain, mean ETC. Friend, there is or oxidatives is a phosphorylations. There is important reaction of the ETC, the electron transport chain. The hydrogen carrier now move to the inner membranes of mitochondrions, and this is a membrane folded called to the crests, which is increasing the surface area. The hydrogen ion carried to their crests is undergoes to step view and oxidation using to molecular oxygen and energy is released in a series of small steps. Some of this energy is used to make a ATP from ADP and the inorganic phosphate. This is called to the oxidative phosphorylations. The phosphorylation is the oxidative reaction, and the here during this reaction the hydrogen is split into the H positive and electron 1 negative, which are accepted by a series of hydrogen or electron carry ending with oxygen. This series of carry the constitute their respiratory chain. So here show the respiratory chain oxidative phosphorylation reaction here. There is a most important, for example, NAD the oxidizing and the reducing to the NADH plus positive, the formation of ATP, and the further reaction ADH plus H positive reduced to the oxidizing FAD. Then further if the ATP is released and the cytochromes is there is a Fe3 positive oxidizing there here reducing to Fe2 positive, and the copper is reducing their cytochromes oxidizing to the copper 2 positive oxidized, and the here oxygen release and also the H2O. There is respiratory chain is oxidative as a phosphorylation reaction. Hydrogen electron at the higher energy level are passed from one carrier to the next. The moving downhill is the energy term until they reach the oxygen, the finally acceptor of electron, which as a result is reduced to water. At the each transfer level, some energy is released as the heat and the sum of the transfer rate. This is used for the formation of ATP. The final step involved to the cytochromes oxidizing enzyme, which hand over to the electron to the H positive before the having acceptor to the oxygen from a water. And for the each NADH2 that enter to the respiratory chain, 3 ATP can be made, but
But for the each FADH2, only 2 ATP can be made. Can you guess why? This is owing to their fact that FADH2 enter to this Petri chain at the lower energy level in their chain of reaction. And substance like carbon monoxide and H2S hydrogen sulfide act of the poison since there is a block the H transfer system and the stop the ATP generation. Here shown in this diagram, there is table. The over buzzard for the anaerobic respiration for the one glucose molecules. This is a table. Glucolysis is a carbon dioxide, ATP, and H. Positive there is a formation, pelvic acid and Krebs cycle, and total formation on the here. There is a total number of ATPs molecules of 38 in the reaction, and they remember that a two-thirds of the Krebs cycle they take place for glucose molecules. At the end of glucolysis, two pelvic acid molecules are formed, each of which they separately enter to the Krebs cycle. According to some biologists, their total number of 80 molecules produced in the cell respiration after the oxidation of one glucose molecules in the 36 and not a 38 because 2-NADH2 is the molecules produced in a glucolysis is the cytoplasm. That theoretically they are oxidizing through the electron transport system in the mitochondria. In the mitochondria, on the other hand, the matrix already having higher concentrations of NADH2 molecules. Thus, the 2-NADH2 is the molecules produced in a glucolysis have to enter to mitochondria against the concentration gradient for oxidation, and for this process, 2 ATP molecules would be consumed. For this reason, the net amount of the ATP molecules per glucose oxidation by the aerobic respiration should be 36. However, the cyanobacteria do not have a mitochondria. The number of ATP molecules produced per glucose molecules oxidizing by the prokaryotes. Yes, so in this diagram should be considered of as 38. There is a mitochondria cell matrix and citrus. There is a reaction by the glucose is a glucose, glucolysis and pelvic acid and cytoplasma 2 ATP, and there is release of CO2. There is a matrix and the mitochondria in the reaction for their show on this diagram. So here is the Krebs cycle. There present of other side is a 4 CO2 and 2 ATP. There are the further formation of the 6 NADH positive as a hydrogen and 2 FDH plus hydrogen is a further divided by 2 FDH plus hydrogen and 10 NADH plus 2 hydrogen is respiratory chain. Here is the release of oxygen the inhale and produced by the 34 ATP and 2 FAD. There is a 36 and 10 is NAD. And there are further divided by the 12 H2O and the here 6 H2O used in the decarboxylations and the 6 H2 is water. The summary of the aerobic respiration for here. दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है जो कि पायरुविक अम्ल तथा वायवीय वर्षण में पहुँचाना, किस प्रकार जो है पायरुविक अम्ल जो है वायवीय वर्षण में पहुँचाता है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने जाना है और समझा है कि जो ग्लूकोलाइसिस प्रक्रिया के फलस्वरूप जो है कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल के 2 अणु में परिवर्तित हो जाती है, जो हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा था। ठीक है कि ग्लूकोज पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में परिवर्तित कर देती है। तो ये सब प्रक्रिया जो होती है ग्लूकोलाइसिस के रिगार्डिंग होती है, और ये ग्लूकोलाइसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बीएससी के लिए भी, +2 के लिए भी, 11वीं क्लास के बच्चों के लिए भी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर रहता है। कहते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है। देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो होता है पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है जब ऑक्सीजन उपस्थित होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तथा जो हाइड्रोजन को त्याग कर जो है एसोटाइल्स यानी एसोटाइल COA में परिवर्तित हो जाता है। CO भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपना जो है वैल्यू रखता है। कहते हैं इस प्रकार जो है एसोटाइल्स यानी COA ग्लूकोलाइसिस एवं संश्लेषण के आगे क्रियाओं के बीच जो है सेतु का कार्य करता है, यानी एक सेतु का कार्य करता है दूसरों को जोड़ने के लिए, जिसमें ATP के रूप में है अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। कहते हैं एसोटाइल जो होता है COA वसा प्रोटीन से भी उत्पन्न होती है। देखिए दोस्तों ये बहुत काम की बात है कि PMT क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि एसोटाइल जो है वसा और प्रोटीन दोनों से ही उत्पन्न होती है, यानी एसोटाइल COA जो है वसा और प्रोटीन से उत्पन्न होती है जो कि इसको विशिष्ट बनाती है। अब हमारा जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कर्वल चक्र या सैट्रिक्स अम्ल चक्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कहते हैं
एसोटाइल जो होता है COA अणु केल्विन चक्र में प्रवेश करता है तथा यह क्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया के धात्री यानी मैट्रिक्स में होता है। यानी COA के प्रवेश जो है केल्विन चक्र में जब प्रवेश करता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के जो है मैट्रिक्स में ये जाके एंट्री कर जाता है। और इस चक्र के विस्तृत विवरण सर हैंस कैल्व्स ने जो है 1930 में दिया था। यानी इसका जो विस्तृत वर्णन है जिसके बारे में अभी हम जान रहे हैं और पढ़ रहे हैं उसको जो है सर हैंस कैल्व्स ने जो है 1930 में दिया था, इसको डिस्कवर किया था। तो याद रखना केल्विन चक्र का जो है खोज किसने किया था? सर हैंस कैल्व्स ने। ये PMT क्वेश्चन है और कब किया था? 1930 में। ठीक है, इसे जो है ट्राइकोबोसिलिक अम्ल चक्र या TCA चक्र के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसको हम दूसरा नाम जो है ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र यानी ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र या TCA के रूप से भी हम जानते हैं। तो ये भी याद रखना, इसका दूसरा नाम जो है क्या है, क्या नाम है दोस्तों? टाई कार्बोक्सिलिक अम्ल TCA, याद रखना। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको दोहराया है। कहते हैं केल्विन चक्र का जो है यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, केल्विन चक्र के डायग्राम। तो आप देखोगे यहाँ पर बहुत ही सिंपल और अच्छा मॉडिफिकेशन की गई है। कहते हैं पायरुवेट जो होती है C3C के साथ स्टार्ट होती है और NAD पॉजिटिव के साथ जो है NADH प्लस हाइड्रोजन की जो है इसमें सांद्रता बढ़ती है और प्लस जो है कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता इसमें मुक्त होती है। कहते हैं एसिटाइल जो होता है 2CA के साथ करता है। यानी कोई एंजाइम ये दौरा ले जाएगा और ये दौरा ले जाके कहाँ करेगा? जो है केल्विन चक्र में पहुँचाएगा और ये प्रक्रिया जो होगी क्लॉकवाइज होगी। तो क्लॉकवाइज होने के लिए क्या होगा? देखो ये यहाँ पर क्लियर दिखाया गया है कि एसिटाइल जो होता है COA यानी 2C के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद सेट्रेट में जाता है जहाँ पर 6C के रूप में है। उसके पश्चात जो है ये CO2 के साथ सांद्रता कर लेती है और यही इसी के साथ जो है NAD पॉजिटिव और NADH प्लस हाइड्रोजन आयन की जो है यहाँ पर सांद्रता बढ़ती है। उसके बाद ये जो है प्रवेश कर जाती है अल्फा कीटोग्लूटेट में यानी 5C में कन्वर्ट हो जाती है और इसके साथ जो है CO2 ATP और यहाँ पर जो है FAD जो है FADH पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है और साथ जो है 2NADH प्लस 2H और 2NAD के साथ रिएक्ट करता है। उसके बाद जो है ऑक्सैलो एसीटेट यानी 4C का निर्माण होता है और फिर चक्र जो है दोबारा से वही प्रोसेसिंग में आ जाता है। तो ये कर्वस चक्र जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बात रखता है। उसके पश्चात कहते हैं कि इस प्रक्रिया में जो ये श्वसन के चरण जो हुआ है आखिर इसमें क्या विशेषता और क्या इसमें फॉर्मेशन होती है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? 2 पायरुविक अम्ल से स्टार्ट किया था और प्लस इसमें 8 NAD के साथ रिएक्ट किया था और फिर इसमें था 2FD था और प्लस 2 ADP था। तो इसके साथ जो फॉर्मेशन हुआ, देखिए क्या फॉर्मेशन हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन हुआ यानी 6 CO2 का फॉर्मेशन हुआ प्लस 8 NADH का फॉर्मेशन हुआ और प्लस जो है 2 FADH2 का फॉर्मेशन हुआ प्लस जो है यहाँ पर है 2 ATP का भी निर्माण हुआ। अब देखिए इतना विशिष्ट, मैंने कहा था ना ये बहुत ही विशिष्ट निर्माण करता है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ATP की एनर्जी के लिए। कहते हैं हाइड्रोजन वाहक यानी NAD, याद रखना दोस्तों PMT क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन को जो वाहक है यानी जो वेक्टर है वो NAD है और FAD जो है विटामिन B कॉम्प्लेक्स उत्पन्न होते हैं। FAD जो है विटामिन B कॉम्प्लेक्स से उत्पन्न होते हैं तथा इनको हम एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम। और जो है कॉम्प्लेक्स विटामिन किससे उत्पन्न होती है? FAD जो होती है विटामिन B कॉम्प्लेक्स से उत्पन्न होती है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। देखिए कहते हैं एसोटाइल जो होता है समूह 2 कार्बन ऑक्सो एसीटेट यानी 4 कार्बन से जुड़कर 6 कार्बन युक्त सिट्रेट बनाता है। यहीं से जो है सेट्रिक अम्ल चक्र आरंभ हो जाती है। यहीं से जो है सेट्रिक अम्ल आरंभ कर देता है। जैसे एसिटाइल समूह चक्र में आगे बढ़ता है तो यहाँ जो है विकावेक्सीकरण यानी डीऑक्सोलेशंस यानी डीकार्बोक्सिलेशन क्रियाएं में 2 कार्बन अणु निकल जाते हैं। यानी 2 कार्बन अणु जो होते हैं यहाँ से अपने आप को त्याग कर देते हैं, निकल जाते हैं। और 4 जो है विहाइड्रोजनीकरण यानी 4 जो है विहाइड्रोजनीकरण क्रियाओं में हाइड्रोजन वाहकों में जुड़ जाता है। यानी इससे त्याग करेगा और 2 कार्बन जो अणु निकल जाता है यानी विक्सो कार्बोक्सीकरण यानी डीऑक्सी कार्बोक्सी से वो क्या करेगा? निकलेगा और जो विहाइड्रोजनीकरण में जाकर जुड़ जाएगा यानी हाइड्रोजन वाहक में जुड़ जाता है, जिससे फलस्वरूप जो होता है 3ADH2 का निर्माण होता है। जैसे हमने
चक्र में भी देखा था। ठीक है, साइकिल भी जो था हमारा केवल साइकिल, उसमें भी हमने ये बात को नोट किया था। और FeDH2 अणु में कन्वर्ट कर देता है। करते प्रत्येक जो है TCA चक्र के दौरान जो है ATP के एक अणु भी प्राप्त होती है। यानी याद रखना, जब ये TCA के चक्र होती है तो उसके दौरान जो है ATP का एक अणु भी प्राप्त होती है। ये याद रखने योग्य है कि ग्लूकोज के एक अणु से एसिटाइल समूह के 2 अणु बनते हैं। देखिए, याद रखने वाला बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ग्लूकोज के एक अणु से जो है एसिटाइल के 2 अणु बनते हैं। ठीक है, 2 अणु का जो है यहाँ निर्माण होता है। अंततः ग्लूकोज के एक अणु के इस्तेमाल हेतु TCA के 2 चक्र होते हैं। TCA के 2 चक्र लगते हैं। प्रत्येक चक्र के अंत में जो है ऑक्सोलेस एसीटेट का पुण्य उत्पादन होता है, जो अन्य एसिटाइल समूह में जुड़ने के लिए सदैव तैयार रहता है। तो ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट और दार्शनिक बात है। साथ में कहते हैं कि अंततः जो है साइट्रिक अम्ल के अंत में जो होता है NADH के 10 अणु, यानी 2 अणु जो है ग्लाइकोलाइसिस तथा 2 FADN ग्लाइकोलाइसिस से प्राप्त 2 ADS के अणु बनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइट्रिक अम्ल के अंत में क्या होता है, NADH के 10 अणु का निर्माण होता है, जिसमें कि 2 अणु जो होता है ग्लाइकोसिस यानी ग्लाइकोसिस के होते हैं, और 2 जो होते हैं FADH2 में ग्लाइकोलाइसिस से प्राप्त 2 NAD के अणु बनते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। कहते हैं अब इस प्रकार जो आरंभिक ग्लूकोज से मुक्त हुए हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन वाहकों NAD तथा FAD से जुड़ जाते हैं, तथा ये हाइड्रोजन वाहक एक आगे की प्रवस्था जिसे हम श्वसन श्रृंखला में प्रवेश कराते हैं, और इस प्रक्रिया में भी ऊर्जा ही मुक्त होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि प्रवाह जिसे हम श्वसन श्रृंखला में प्रवेश जब करता है तो इसी प्रक्रिया में जो है ऊर्जा मुक्त होती है, और ऊर्जा जो है कितना इंपॉर्टेंट है सभी जीव जंतुओं के लिए। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आता है कि श्वसन श्रृंखला अथवा इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला यानी ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है चेन में क्या आखिर होता है, यानी ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब देखिए इसमें क्या होता है, श्वसन श्रृंखला में श्वसन की जो श्रृंखला बनती है तो उसमें क्या होता है, कहते हैं हाइड्रोजन वाहक अब जो है माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में प्रवेश करते हैं, और इस भीतरी झिल्ली में भीतर की तरफ उभरी संरचनाएं होती है जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, और इससे इसकी सतह क्षेत्रफल बढ़ जाता है, यानी काफ़ी जो है इसका क्षेत्रफल जो होती है एरिया वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में उपस्थित हाइड्रोजन का आणविक ऑक्सीजन द्वारा चरणबद्ध ढंग से ऑक्सीकरण होता है तथा छोटे छोटे चरणों में ऊर्जा जो है विमुक्त करती है। छोटे छोटे चरणों में दोस्तों यहाँ पर जो है ऊर्जा को विमुक्त करती है। इसमें से कुछ ऊर्जा जो है ADP तथा अकार्बनिक फास्फेट से मिलकर ATP बनाने में जो है प्रयुक्त होती है, तथा यह प्रक्रिया जो है ऑक्सीकृत फास्फोटीकरण कहलाती है। देखिए याद रखना कि फास्फोटीकरण क्या होती है, जिसमें जो है ADP तथा कार्बोनिक फास्फेट से मिलकर ATP बनाने में प्रयुक्त होती है, तथा इस प्रक्रिया को जो है हम ऑक्सीकृत फास्फोफेटीकरण कहलाता है। तो ये भी डेफिनेशन के रूप में काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपना स्थान रखता है। कहते हैं इस अभिक्रिया के दौरान जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एवं हाइड्रोजन आयरन में टूट जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन एवं आयरन इलेक्ट्रॉन वाहकों की एक श्रृंखला द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, जिसका अंत ऑक्सीजन से होता है, और वाहकों को जो है इसी श्रृंखला को हम श्वसन श्रृंखला यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि ये इलेक्ट्रॉन एवं आयन इलेक्ट्रॉन वाहकों की श्रृंखला द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, जिसका अंत ऑक्सीजन से होता है, यानी इसकी एंडिंग पॉइंट जो होता है ऑक्सीजन से होता है, और वाहकों की इसी श्रृंखला को हम श्वसन श्रृंखला यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी आपको याद हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है हमारे समक्ष एक डायग्राम प्रस्तुत है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम श्वसन श्रृंखला यानी ऑक्सीकरण फास्फोरीकरण के रूप में देख रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो NAD पॉजिटिव यानी ऑक्सीकृत के रूप में है, लेकिन ये अपचायित किससे हुई है, NAD+H हाइड्रोजन से अपचायित हुई है, जिससे हमारा NAD का फॉर्मेशन हुआ है। प्लस यहाँ पर देखिए ATP का भी निर्माण हो गया। अब यहाँ पर जो है विशिष्ट ये बात रखता है कि अपचायी जब FADH पॉजिटिव होगा तो ये ऑक्सीकृत हो जाएगा, यानी FAD पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ पर भी जो है एनर्जी रिलीज करने के लिए ये तैयार हो जाएगा। लेकिन दूसरा जब हम रिएक्शन देखेंगे अपचायित होकर, यानी Fe पॉजिटिव जो होगा आयरन पॉजिटिव जो होगा, जब ये अपचायित होने की कोशिश करेगा तो ये भी जो है ऑक्सीकृत हो जाती है, साइटोक्रोम में चली जाती है, और इसके साथ जो है आपको ATP का भी निर्माण देखने को मिलता है।
अब कहते हैं ऑक्सीकृत जब कॉपर कॉपर के साथ होता है तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बना देता है और ये अपचायित हो जाता है और कॉपर ही का निर्माण करता है। कॉपर पॉजिटिव करता है। जब कॉपर पॉजिटिव के निर्माण के दौरान कॉपर पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है तब जाके यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का निर्माण होता है। और जब ऑक्सीजन का निर्माण होता है तो साथ में आपको पता ही है कि इसमें जल भी जो है निकलता है। ऑक्सीजन के साथ जो है जल का अपना एक विशेष महत्व रखता है क्योंकि ऑक्सीजन जो है जल का ही फॉर्म बनाता है जब हाइड्रोजन के साथ वह रिएक्ट करता है। तो इसमें जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है जो हर एक जीव जंतु के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर निभाता है। अब देखिए उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन अथवा इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर तक वाहकों द्वारा जो है ऑक्सीजन तक ले जाए जाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन का अंतिम गाही है तथा ऑक्सीजन अपचायित होकर जल में परिवर्तित हो जाती है। प्रत्येक स्थानांतरण पर कुछ ऊर्जा मुक्त होती है तथा इससे कुछ ऊर्जा जो है एटीपी में प्रयुक्त भी हो जाती है। अंत में साइटोक्रोम जो है ऑक्सीडेज एंजाइम H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन दे देते हैं ऑक्सीजन द्वारा ग्रहण करने के जल बनाने से पहले। कहते हैं NADH2 के प्रत्येक अणु जो कि श्वसन श्रृंखला में प्रवेश करते हैं उनसे ATP के 3 अणु बनते हैं परंतु FAD2 के प्रत्येक अणु से केवल 2 ATP ही बनता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि FADH2 श्वसन श्रृंखला में अंतिम चरण में प्रवेश कर जाता है। इसका कारण समझे क्या होता है? ATP 2 ATP इसलिए बनता है क्योंकि FADH2 जो है श्वसन श्रृंखला के अंतिम चरण में पहुंच जाता है जो कि इसको एक विशिष्ट और सुचारू बनाता है। कहते हैं कार्बन और मोनोऑक्साइड को जो है हाइड्रोजन सल्फाइड विष के समान होते हैं। ये आपको पता भी होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन सल्फाइड एक विष के समान होते हैं क्योंकि ये श्वसन श्रृंखला के लिए हाइड्रोजन स्थानांतरण तंत्र ATP निर्माण के अवरुद्ध करते हैं। यानी ATP जब निर्माण होता है तो उसको अवरुद्ध करते हैं इसलिए जहरीला होता है। कौन सा दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड ये विष की तरह समान होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक हमारा टेबल दिया गया है जिसमें एक ग्लूकोज अणु के अवायवीय श्वसन पूर्ण वितरण के यहाँ पर दिखाया गया है कि किस प्रकार जो है सारी चीज़ें बनती है। अब यहाँ पर देखोगे ग्लूकोलाइसिस, पेरुवेट, ठीक है, क्या चक्र और कुल जो है कैसे निर्माण हुआ है जिसमें CO2 ATP NADH पॉजिटिव के रूप में है FAD2 में। अब देखिए यहाँ पर जो है ग्लूकोलाइसिस में 2 और केवल चक्र में सिर्फ 2 हुआ है जबकि ग्लूकोलाइसिस में NADH में 2 हुआ है, पेरुवेट में 2 और जो है केल्विन चक्र में 6 हुआ है। तो इस प्रकार जो है सारे कैलकुलेशन जब आप करोगे तो ATP की अणु की कुल संख्या जो होता है 38 होता है। ये याद रखना, ATP के अणु की कुल संख्या जो होता है 38। और 38 कैसे आया? जैसे आप एक टेबल देख रहे हो उसको कैलकुलेशन करके आया है। यहाँ पर देखिए जो NADH2 का है जो है 30 आ गया और यहाँ पर जो है ATP 4 आ गया और 2 इनसे मिल जाती है। ठीक है, तो टोटल जो होता है कितना जाता है? 38 हो जाता है जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है। अब कहते हैं ग्लूकोलाइसिस प्रक्रिया के अंत में जो ग्लूकोज के पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं तथा प्रत्येक जो है पायरुविक अम्ल का अणु जो है केल्विन चक्र में अलग अलग प्रवेश कर जाता है। यानी इसका जो होता है अलग अलग प्रवेश कर जाता है। अब यहाँ पर देखिए आपके समझ की डायग्राम है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है मैट्रिक्स क्रिस्टल के रूप में प्रेजेंट है और इसी के जो है फॉर्मेशन यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए। जीव द्रव्य है, ग्लूकोज है, ग्लूकोलाइसिस है जिसमें 2 ATP निर्माण हुआ है, पायरुविक्स में भी 2 हुआ है और CO2 भी है। तो इसके साथ जो है ये आगे यहाँ पर डिवाइड किया है 2 NADH के और H पॉजिटिव के साथ और इसके साथ है 2 NADH पॉजिटिव के साथ हुआ है। अब यहाँ पर चक्र जो है आगे बढ़ा है जिसमें एसीटोन एंजाइम A माइटोकॉन्ड्रिया का धात्री में जो है 4 CO2 का निर्माण हुआ है। केल्विन चक्र में जो है 2 ATP का यहाँ पर निर्माण को दर्शाया गया है। साथ में देखिएगा तो 6 NADH प्लस हाइड्रोजन के साथ है 2 FDH जो है हाइड्रोजन पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके जो है यहाँ पर 2 FDH प्लस H हाइड्रोजन का जो है निर्माण किया है और प्लस 10 NADH प्लस हाइड्रोजन का जो है विशिष्ट इसमें महत्व रखता है। अब यहाँ पर देखिएगा जो श्वसन श्रृंखला होती है तो इसमें देखिए 6O2 का निर्माण होती है और ये श्वसन क्रिया करके जो है 34 ATP प्लस 2 FAD प्लस 10 NAD तो इस तरह से जो है निर्माण किया जाता है। कहते हैं डिकॉक्सीकरण में पानी के 6 अणु प्रयोग में आते हैं जिसमें 6 अणु पानी के होते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा वायवीय संवर्षण में ये क्रिया होती है। The one next topic is the significance of Krebs cycle on the acetic CoA. Friend, it's an important topic. The significance of Krebs cycles and acetyl CoA. It is a major pathway to release the reduced coenzyme and energy in a controlled manner. It is the common pathway for oxidative breakdown of glucose, carbohydrate, fatty acid, and amino acid. The fatty acid undergoes to the
beta oxidation to the produce acetone CoA and amino acid from protein enter to the Krebs cycle after eliminations and remove of the H positive hydrogen groups of amino acid. And Krebs cycle provides a series of intermediate compound needed for the synthesis of the biomolecules like amino acid and nucleotides and chlorophyll and fat. देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है कैवल चक्र एक एसिटाइल यानी सीओए का महत्व क्या है, ये कहाँ पर यूज़ होता है और इसका क्या महत्व रखता है हमारे लाइफ में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस चक्र द्वारा जो है अपचयित एंजाइम तथा ऊर्जा नियंत्रण ढंग से निकलता है, यानी इसमें एंजाइम और ऊर्जा जो है नियंत्रण ढंग से निकलता ही रहता है। तो अभी तो सीओए इतना इम्पोर्टेंट है, कहते हैं यह जो है एल्डिहाइड और जो है वाष्य अम्ल अमोनियम अम्ल के जो है स्वीकृत विखंडन का सामान्य पथ है और वाष्य अम्ल अल्फा ऑक्सीकरण द्वारा जो है एसिटाइल सीओए में परिवर्तित हो जाता है तथा जो है यहाँ पर प्रोटीन अमीनो समूह -NH2 के त्याग कर अमीनो अम्ल के रूप में जो है Krebs चक्र में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रखता है, ये एग्जामिनर की फेवरेट क्वेश्चन बनाता है हमेशा ही और पीएमटी की भी रहा है। Krebs चक्र द्वारा उसके जो है मध्यस्थ यौगिकों का निर्माण करता है जो अमीनो अम्ल और न्यूक्लियोटाइड्स जो है पनरहीम एवं बाशा जैसे जैव अणुओं में संश्लेषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर कार्य करता है। दोस्तों इसी के साथ जो है हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही समझ वाली थी, ठीक है, लेकिन उससे आगे भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, तो आप मिस मत कीजिएगा अगला पार्ट देखने से। और ये टॉपिक जो था इंपॉर्टेंट था ही था। साथ में मैं हमेशा कहता हूँ कि आप मेरा दूसरा हाथ बनिए और इसको क्या कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों से शेयर भी कीजिए, क्योंकि जितना शेयर कीजिएगा जितना ये आगे बढ़ेगा त्रिपाण स्टडी सेंटर आपके लिए हर तरह की सुविधाएं जो होगा त्रिपाण स्टडी सेंटर पे ही प्राप्त होगा। क्योंकि मैं एक हूँ, मैं अनेक बनना चाहता हूँ, मैं सभी को साथ लेकर चलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए हर एक बच्चा महत्वपूर्ण है, उनका एक महत्वपूर्ण गुण है और उनको मैं निखारना चाहता हूँ। जैसे होगा मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, लेकिन इस कोशिश में मुझे आपका साथ चाहिए। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है और दूसरे बच्चों को शेयर करना है। इतना कर दीजिएगा, समझ लीजिए कि जग कल्याण में आपने एक महत्वपूर्ण जो है बीज डाल दिया है, जिससे कि किसी दूसरे बच्चों को हेल्प के रूप में ये प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।